digital dawn, we rise and shine. AI, your sun high, we're learning's divine. Algorithms and codes in Hindi we convey, lighting up minds in the most innovative way. AI, your sun high, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. AIS on high, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. Oh, 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 oh. डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम लोग गेटेड रिकरेंट यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने आरएनएन के बारे में बात की, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद हमने एलएसटीएम के बारे में बात किया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम लोग गेटेड रिकरेंट यूनिट क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन कौन से लॉजिक गेट इसमें यूज होता है, कौन कौन से गेटिंग की मैकेनिज्म यूज होती है। उन सभी बातों के बारे में हम लोग आज क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्यूशन देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग एपिसोड। और आज के एपिसोड में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं गेटेड रिकरेंट यूनिट की। गेटेड रिकरेंट यूनिट आखिर में क्यों एग्जिस्टेंस में आया। इससे पहले हम लोगों ने आरएनए के बारे में बात की थी, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। इसके बाद हमने एलएसटीएम के बारे में बात की थी, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के माध्यम से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे उनको हम लोगों ने विजुअलाइज करने की कोशिश किया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गेटेड रिकरेंट यूनिट का। क्योंकि आपको पता है कि एलएसटीएम का यूज हम लोगों ने सिक्वेंशियल डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं, सेम काम हम लोग आरएनए के थ्रू भी करते हैं। लेकिन एलएसटीएम क्या करता है, हमारा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस जो होते हैं उनको वह कैप्चर करता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी कैप्चर करता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट टर्म में अगर हमें सीक्वेंस कैप्चर करना हो, मेमोराइज करना हो, तो वहां पे हम लोग एलएसटीएम का यूज करते हैं। और हम लोगों ने एलएसटीएम में देखा था किस तरीके से हमने डिफरेंट गेटिंग मैकेनिज्म का यूज किया था। ठीक है, वहां पे हमने इनपुट गेट का यूज किया था, आउटपुट गेट का यूज किया था, हिडन गेट का यूज किया था और सेल्स स्टेट का यूज किया था। और उनको हमने किस तरीके से सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके उनकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक उसी तरीके से हम लोग आज गेटेड रिकरेंट यूनिट का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से गेट यूज होते हैं, इसमें हम लोग रिकरेंट गेट यूज करते हैं एंड हम लोग अपडेट गेट यूज करते हैं। तो इसमें जो पैरामीटर होते हैं वो एलएसटीएम की तुलना में कम होते हैं, इसलिए ये एलएसटीएम से थोड़ा सा फास्ट होता है और यह छोटे डेटा पे काम करने के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो उसी से आपका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बिल्ट होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इनपुट दिया हुआ है और हमें क्या क्या आउटपुट निकालना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है, कंसीडर ए सिंपल गेटेड रिकरेंट यूनिट नेटवर्क डिजाइन फॉर सीक्वेंस प्रेडिक्शन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग आरएनएन हो गया या फिर एलएसटीएम हो गया या जीआरई हो गया, इन सभी का यूज हम लोग सीक्वेंस प्रेडिक्शन के लिए ही करते हैं। द जीआरयू हैज द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। अब जो हमारा ये जीआरयू है इसका आर्किटेक्चर कैसा है, ये हमें एज ए इनपुट दिया हुआ है। इनपुट सीक्वेंस में क्या है, ईच सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइम स्टेम्स एंड ईच टाइम स्टेम्स हैज 3 फीचर। हमारे पास 2 टाइम स्टेम्स हैं और एक टाइम स्टेम्स के पास 3 फीचर हैं। ठीक है ना, 2 टाइम स्टेम्स और एक टाइम स्टेम्स के बाद 3 फीचर हैं। 1 जीआरयू लेयर विथ टी यूनिट। हमारे पास गेटेड रिकरेंट यूनिट की लेयर है, इसके पास 2 यूनिट है। ठीक है, अगर 2 यूनिट है तो उसका वेट्स भी होंगे, बायसेस भी होंगे, तो उसी हिसाब से हमें वेट्स एंड बायसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला पैरामीटर क्या है, 1 फुली कनेक्टेड लेयर विथ 1 न्यूरॉन फॉर प्रिडिक्शन। ये सब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम लोग डीप लर्निंग की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो हम लोगों को मैट्रिक्स के थ्रू ही मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या और जो भी ऑपरेशनल रिलेटेड टास्क होते हैं उसमें मैट्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है।
तो इन सभी को हम लोग मैट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, या ट्रांसपोज लेंगे या इनवर्स लेंगे, हम लोग एक एक धीरे धीरे उसको सॉल्यूशन करेंगे, वो नहीं करेंगे। बस हम लोग देखेंगे कि आखिर में इसके पीछे कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से अगर इसको करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, और जो लोग कोर्स में इनरोल किए हैं उन लोगों को भी ज्यादा समझ में आएगा। यही हमारा मेन मोटो है इस कोर्स को बनाने का। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए मैथमेटिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व होती है डीप लर्निंग में, सीक्वेंशियल डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए, टाइम सीरीज डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए, आरएनएन में, एलएसटीएम में एंड अदर्स एल्गोरिथम्स में। ठीक है, अब हम लोग अगला इसका पैरामीटर पढ़ते हैं, अगला इनपुट जो भी इस क्वेश्चन में दिया है उसको पढ़ते हैं। गिवन द इनपुट सीक्वेंस shown below and randomly initialized based for the GRU, ठीक है, एंड फुल्ली कनेक्टेड लेयर। हमने क्या कहा था, हमारे पास GRU की 2 यूनिट है और हमारे पास एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, जो कि अभी आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, कंप्यूट द आउटपुट प्रिडिक्शन फॉर द गिवन इनपुट सीक्वेंस। ठीक है, जो हमारे पास इनपुट सीक्वेंस दिया हुआ है उसके लिए हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, किसका यूज करके, GRU का यूज करके। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे GRU दिया हुआ है, तो GRU से रिलेटेड जो डेटा है वो किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। इनपुट सीक्वेंस में क्या है, 2 टाइम स्टेप्स एंड 3 फीचर, 2 टाइम स्टेप्स हैं और उसके 3 फीचर हैं। मतलब हमारे पास 2 टाइम स्टेप्स हैं और हर एक टाइम स्टेप के 3 फीचर हैं। हमारा टाइम स्टेप्स एक 1 हो गया ये, और दूसरा हो गया ये, इसके 3 फीचर हैं 1 2 3। इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम हो गई कि हमारे GRU में टाइम स्टेप्स दिए होते हैं और टाइम स्टेप्स में हमारे फीचर असाइन होते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं, टाइम स्टेप्स के बाद हमारा नंबर आता है वेट्स का। ठीक है, टाइम स्टेप्स के बाद नंबर आता है वेट्स का। तो वेट्स फॉर GRU लेयर हम लोग देखते हैं क्या क्या वो दिए हुए हैं। ठीक है, आराम आराम से हम लोग करते हुए चलेंगे दोस्तों, तो समझ में भी आएगा, हमें कहीं भागने की जरूरत तो है नहीं। देखो, वेट्स फॉर GRU लेयर, वेट मैट्रिक्स एंड बायसेस वेक्टर फॉर द अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। देखिए मैं 2 गेट बोल रहा था ना, रिकरेंट गेट में उसको बोल रहा था, सॉरी, लेकिन हम लोग GRU में अपडेट गेट एंड रीसेट गेट का यूज करते हैं। वहीं पे हम लोग LSTM में इससे ज्यादा अन्य गेटिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट गेट यूज करते हैं, फॉरगेट गेट यूज करते हैं, आउटपुट गेट यूज करते हैं, सेल स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग ज्यादा मैथमेटिकल पैरामीटर का यूज करते हैं, ज्यादा मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है, ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारा जो GRU होता है इसमें कैलकुलेशन कम होती है, कम पैरामीटर होती है, इसलिए यह LSTM से फास्ट होता है। ठीक है, और इसको हम लोग स्मॉल सेट्स ऑफ डेटा का सीक्वेंस प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें कॉस्टिंग भी कम आती है। अब यूं कहें कि RNN, LSTM एंड GRU इसमें बेटर कौन है, तो सबका अलग अलग स्थान है, किनका कहाँ पे यूज करना चाहिए, सभी चीजें वो डेटा पे डिपेंड करती है। और हमें प्रेडिक्ट क्या करना है, कैसे प्रेडिक्ट करना है, इन सभी चीजों का अलग अलग महत्व होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग वेट मैट्रिक्स एंड बायस वेक्टर फॉर अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। तो इसमें 2 गेट होते हैं, अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। तो हमारे पास 2 यूनिट हैं। ठीक है, दोनों यूनिट में अपडेट गेट होंगे और रीसेट गेट होंगे। ठीक है, तो अपडेट गेट का वेट हमारा क्या है, वेट Z1, ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स है। इस तरीके से ये दूसरा उसका कंपोनेंट है, इसका भी 2/3 का मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास उसका बायस भी दिया होगा, वो देख लेते हैं क्या दिया है। उसका बायस जो दिया है हमारे पास 0.1 0.2, ये बायस दिया है। अब उसका हम लोग रीसेट गेट देख लेते हैं वो क्या है। तो रीसेट गेट में वेट ऑफ रीसेट गेट 1, ये क्या है, 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6, ये है हमारा वेट ऑफ रीसेट गेट फॉर यूनिट 1। ठीक है, वैसे ही दूसरे कंपोनेंट के लिए है। अब बायस ऑफ रीसेट गेट फॉर यूनिट 1, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो दोनों यूनिट के, पहली यूनिट के लिए हमने रीसेट एंड अपडेट्स का हमने वेट यहाँ पे इनपुट एज ए पुट कर लिया। ठीक है, अब जो दूसरी यूनिट है GRU को, जो दूसरी यूनिट है उसका भी वेट होगा, उसका भी बायस होगा। ठीक है, उसमें भी अपडेट एंड रीसेट दोनों होंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं। अब अपडेट गेट का वेट क्या है, ये आपको 2/3 के मैट्रिक्स से दिए, 2/3 का मैट्रिक्स मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम। इसी तरीके से इसका जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें 2/2 के मैट्रिक्स से इसका वेट दिया गया है। इस तरीके से इसमें बायस भी दिया गया है। अब रीसेट गेट का क्या वेट है,
दूसरे यूनिट के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों यूनिट्स का अपडेट गेट एंड रीसेट गेट का वेट्स एंड बायसेस यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेट फॉर द फुल्ली कनेक्टेड लेयर, एक और लेयर में भी तो है, एक साथी और भी है, उसको भूल ना जाना। तो उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, वेट फॉर द फुल्ली कनेक्टेड लेयर, वेट मैट्रिक्स एंड बायस वेक्टर फॉर द फुल्ली कनेक्टेड लेयर। तो वेट फॉर फुल्ली कनेक्टेड लेयर हमारा 2 by 2 की मैट्रिक्स है ये, और हमारा बायस फॉर द फुल्ली कनेक्टेड लेयर भी हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास सारे के सारे इनपुट पैरामीटर हो गए, सारे के सारे गेट्स आपके आ गए, रीसेट गेट, अपडेट गेट्स, उनका वेट्स आ गया, उनके बायसेज आ गए। उसके बाद हमारी जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर थी उसका भी वेट आ गया, उसका भी बायसेज आ गया। हमारे पास पूरा रॉ मटेरियल तैयार है, अब हमें अब खाना बनाने की जरूरत है, उसको कुक करने की जरूरत है। ठीक है, यूज मैट्रिक्स ऑपरेशन टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन जीआरयू। जैसा मैंने आपको बताया था कि डीप लर्निंग में या मशीन लर्निंग में हमारा कोई भी ऑपरेशन मैट्रिक्स के बिना अधूरा रहता है। मैट्रिक्स का यूज एंड वेक्टर्स का यूज तो उसमें होता ही है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम मल्टी डायमेंशनल डेटा का यूज करते हैं। हमारे पास लाखों रोज होंगी, हजारों कॉलम होंगे, करोड़ों के रिकॉर्ड होंगे। तो इस तरीके से हम लोग उनका कैलकुलेशन ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो यूज मैट्रिक्स ऑपरेशन टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द जीआरयू इंक्लूडिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एक्टिवेशन फंक्शन। देखो, एक्टिवेशन फंक्शन का यूज हर जगह होता है। जब हम लोग अपने डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। तो जो हमारा बायस जो टर्म आता है, या जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन का जो टर्म आता है, वो हिडन लेयर के अंतर्गत आता है और आउटपुट लेयर के अंतर्गत आता है। और वेट्स तो हर एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये असाइन होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया वेट्स, बायस, एक्टिवेशन फंक्शन एंड आउटपुट क्या होना चाहिए, प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए, उसकी भी हम लोग पता लगा लेते हैं। उसके बाद आता है तीसरी चीज, लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या करता है दोस्तों, हमारी ट्रू वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो हमारा लॉस फंक्शन प्रोवाइड कराता है। लॉस फंक्शन भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका मिनिमम स्क्वायर एरर लॉस, मिनिमम एब्सोल्यूट एरर लॉस हो गया, या फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस हो गया। तो जिस तरीके की प्रॉब्लम होगी उस तरीके का हम लोग लॉस फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमारा लॉस फंक्शन समझ लीजिए कि ज्यादा आ रहा है, उस समय हमें वेट को अपडेट करना होगा, हमारे पैरामीटर को अपडेट करना होगा। तो उस समय हम लोग ऑप्टिमाइजर का यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजर कौन कौन से होते हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंडेंट होता है, ठीक है, एडम ऑप्टिमाइजर होता है। इस तरीके से इन सभी टर्म्स एंड फंडामेंटल्स, थ्योरी एंड फंक्शन का यूज करके हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। इसमें बैनिसिंग ग्रेडियंट की भी समस्या आती है, तो जीआरयू जो होता है वो बैनिसिंग ग्रेडियंट्स के लिए भी उपयोगी होता है। ठीक है, आरएनएन में बैनिसिंग ग्रेडियंट की समस्या आती है, क्योंकि बैक प्रोपोगेशन के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग जब अपने मॉडल को करते हैं, फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो वहाँ पे बैनिसिंग ग्रेडियंट की समस्या आ जाती है। अब एलएसटीएम क्यों लाया गया था, बैनिसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसी का रूप जो है जीआरयू है, छोटा रूप, तो वो भी बैलेंसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसमें भी बैलेंसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो चलते हैं। अब हमने जो भी हमारा वेट्स एंड पैरामीटर्स जो भी थी एंड बायस फंक्शंस, वो हमने सारे के सारे असाइन कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, और ये आपके जॉब्स इंटरव्यू निकालने के लिए, या आपका कोई एग्जाम होने वाला है, या आपके खुद के नॉलेज के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जो हमें प्रेडिक्शन करना है उसके बीच में क्या क्या सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेंगे, कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, उन सभी कैलकुलेशंस को हम लोग करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप यूजिंग जीआरयू इक्वेशन एंड कैलकुलेशन। स्टेप 1 क्या है, अपडेट गेट एंड रीसेट गेट कैलकुलेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है, अपडेट गेट एंड रीसेट गेट कैलकुलेशन करना। सेम काम हम लोगों ने एलएसटीएम में भी किया था, लेकिन वहां पे गेट बदल गया था। गेट क्या क्या था हमारा, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट। तो वहाँ पे जो फॉरगेट गेट था वह जो गैर जरूरी चीजें थी उनको बंदी कर देता था, उनको इनपुट के लिए वह छोड़ता ही नहीं था। और उसमें था आपका आउटपुट गेट था एंड सेल स्टेट था। ठीक है, और इनपुट गेट था। लेकिन यहाँ पे जो गेट हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, गेट कम हो गए हैं, पैरामीटर कम होंगे, समय कम लगेगा कैलकुलेशन में, और ये स्मॉल डेटा पे काम किया जाता है, और यह ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम कम लगता है।
इसलिए इसको यूज किया जाता है। काम तो यह वही करता है जो एलएसटीएम करता है, जो आरएनएन करता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से करता है। ठीक है, रिसर्चर्स लोग अपना रिसर्च ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। पहले उन्होंने आरएनएन बनाया होगा, आरएनएन में देखा होगा वेनिसिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, और वह ज्यादा देर तक चीजों को याद भी नहीं रह सकता है। वो सिक्वेंशियल में ये लोग जो पैरामीटर है, फीचर्स हैं, उनको याद नहीं रख पाता है, कनेक्शन नहीं रख पाता है, इसीलिए उन्होंने एलएसटीएम बनाया। ठीक है, एलएसटीएम के बाद देखा उन्होंने कि इसमें तो ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम लग रहा है, ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग जीआरयू बनाते हैं, इसमें थोड़ा पैरामीटर कम रहेगा, इसमें कैलकुलेशन कम होगा, ये जल्दी से हो भी जाएगा और छोटे डेटा के लिए भी उपयोगी रहेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने जीआरयू को बनाया। तो अब हमारा स्टेप 1 क्या है? अपडेट गेट एंड रीसेट गेट कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास 2 टाइम स्टेम्प्स दिए हुए हैं, उसमें 3 फीचर हमारे दिए हुए हैं, ये हमारा इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द अपडेट गेट एंड रीसेट गेट वैल्यू फॉर ईच यूनिट। ठीक है, हमारे 2 टाइम स्टेम्प्स हैं, इसमें 3 यूनिट्स हैं हमारी। ठीक है ना, कैलकुलेट द अपडेट गेट एंड रीसेट गेट वैल्यू फॉर ईच यूनिट एंड ईच टाइम स्टेम्प्स यूजिंग गिवन वेट्स। ठीक है, हमारे हर एक यूनिट में वेट्स असाइन है, बायस असाइन है, उनके लिए रीसेट गेट भी है और अपडेट गेट भी है। रीसेट गेट का वेट क्या है, अपडेट गेट का वेट क्या है, ये सभी हमने पहले इसको असाइन किया हुआ है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है? For each time steps and each unit, calculate the weighted sum of input and previous hidden state। देखो क्या हो रहा है, for each time step and each unit हमें करना क्या है? Calculate the weighted sum of input and previous hidden state for update gate and reset gate। ठीक है ना, अप्लाई द सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन टू द वेटेड सम। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। इसलिए जब हम लोग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करके कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह एल्गोरिदम जो है जीआरयू वेनिसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं आनी चाहिए, इसकी जो भी रेंज है वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है ना, अब हमारा स्टेप 1 यूनिट 1, हमारे एक टाइम स्टेप में 3 यूनिट है। ठीक है, हर एक के लिए हम लोग वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे, और जो भी हमें रिक्वायर्ड पैरामीटर होंगे उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द वेटेड सम ऑफ द इनपुट एंड प्रीवियस हिडन स्टेट फॉर द अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। ठीक है, ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या है क्या नहीं है। थोड़ा इसको मैं स्पॉटलाइट ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। कैलकुलेट द वेटेड सम ऑफ द इनपुट एंड प्रीवियस हिडन स्टेट फॉर द अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। अप्लाई द सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन टू द वेटेड सम। ठीक है ना, चलिए हम लोग टाइम स्टेप 1 यूनिट 1 का हम लोग ये वेटेड सम और अपडेटेड गेट कैलकुलेट करते हैं। टाइम स्टेप 1 यूनिट 1 के लिए वेटेड सम फॉर अपडेट गेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो Z1 जो हो गया वह टाइम स्टेप 1 यूनिट 1 का वेटेड सम है, उसको हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो Z1 इक्वल टू वेट ऑफ Z1 इंटू 1 2 3 प्लस यू Z1 इंटू 0 प्लस बायस ऑफ Z1। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 1.4 एंड 2.5 आया। ठीक है, वेटेड सम फॉर द रीसेट गेट, ये अपडेट गेट का वेटेड सम था, और ये हमारा रीसेट गेट का वेटेड सम है। ये जो हमने कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आया? 3.2 एंड 4.7। ये तो हो गया आपका अपडेट गेट एंड रीसेट गेट का वेटेड सम। ठीक है, अब अपडेट गेट का जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन लगा करके जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसको हम लोग निकालते हैं। अपडेट गेट क्या होना चाहिए? सिग्मॉइड ऑफ Z1 निकालेंगे। तो जो हमारा ये Z1 निकला हुआ है, ये Z1, इसका हम लोग सिग्मॉइड निकालेंगे। ठीक है ना, तो सिग्मॉइड ऑफ Z1 1.4 2.5, इस तरीके से हमारा ये सिग्मॉइड निकल के आ गया। ठीक है, अब रीसेट गेट का भी सिग्मॉइड निकालेंगे तो हमारा ये सिग्मॉइड निकल के आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली कैलकुलेट द अपडेट गेट एंड रीसेट गेट वैल्यू फॉर टाइम स्टेप 1 यूनिट 2। अभी तो हमारा टाइम स्टेप 1 यूनिट 1 के लिए ये सारा कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, सेम कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा टाइम स्टेप 1 यूनिट 2, टाइम स्टेप 1 यूनिट 3, और इस तरीके से टाइम स्टेप 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 सबके लिए हमारा ये वेटेड सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग सेम
कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं स्टेप 2, कैंडिडेट हिडन स्टेट कैलकुलेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको जरा देखिएगा। फॉर ईच टाइम स्टेप एंड ईच यूनिट हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैंडिडेट हिडन स्टेट एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेट द कैंडिडेट हिडन स्टेट एच टी के ऊपर से टिल्डे लगाया हुआ है, यूजिंग द रीसेट गेट एंड वेटेड सम ऑफ द इनपुट एंड प्रीवियस हिडन स्टेट, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो टाइम स्टेप 1 यूनिट 1 का यूज करना है हमें क्या करने के लिए, हिडन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए। तो वेटेड सम फॉर कैंडिडेट हिडन स्टेट इज इक्वल टू हाइपरबोलिक टेन एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया गया है यहाँ पे, वेट ऑफ फुल्ली कनेक्टेड लेयर, देन second component of weight of fully connected layer, then we have solved this. Okay, after solving we found this value 0.462 and 0.664। देखिए इनका जो रेंज है ना वो 0 से और 1 के बीच में ही आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने सिग्मॉइड फंक्शन का जब यूज किया है तो यहाँ भी जो रेंज है 0 से और 1 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि दिस कैलकुलेशंस आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर सिग्मॉइड एंड हाइपरबोलिक टेन। ओके, so similarly calculate the candidate hidden state for time step 1 unit 2 and for time step 2 for both the units, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 3 में, अपडेट हिडन स्टेट कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग फॉर ईच टाइम स्टेप एंड ईच यूनिट। कैलकुलेट द अपडेट हिडन स्टेट एच टी यूजिंग द अपडेट गेट, प्रीवियस हिडन स्टेट एंड कैंडिडेट हिडन स्टेट। तो टाइम स्टेप 1 का यूनिट 1 का हमें अपडेट हिडन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, H1 इज इक्वल टू Z1 इंटू 00 प्लस 1 माइनस Z1 इंटू 0.462 0.664। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेट द अपडेट हिडन स्टेट। हमारे दो स्टेट है, अपडेट हिडन स्टेट एंड रीसेट हिडन स्टेट। दो हमारे गेट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। तो इसलिए कह रहा है कैलकुलेट द अपडेटेड हिडन स्टेट फॉर टाइम स्टेप 1 यूनिट 2 एंड फॉर टाइम स्टेप 2 फॉर बोथ द यूनिट्स। अब हमारा आउटपुट प्रेडिक्ट करने का समय आ गया है। फॉर द लास्ट टाइम स्टेप एंड ईच यूनिट कैलकुलेट द आउटपुट प्रेडिक्शन यूजिंग द अपडेटेड हिडन स्टेट एंड द फुल्ली कनेक्टेड लेयर वेटेड एंड बायसेस, ठीक है। टाइम स्टेप 2 यूनिट 1 का हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। तो y प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू 10h फार्मूला का यूज हुआ है, मतलब हाइपरबोलिक 10 एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके यहाँ पे हमारा आउटपुट निकला हुआ है। ये क्या है, 0.121 एंड 0.132। सिमिलरली कैलकुलेट द आउटपुट प्रेडिक्शन फॉर टाइम स्टेप 2 यूनिट 2। इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी टाइम स्टेप्स रहेंगे और जितना भी यूनिट रहेगा सबका हम लोग आउटपुट प्रेडिक्ट कर लेंगे। Therefore, the output prediction for the given input sequence is approximately 0.121 and 0.132, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों गेटेड रिकरेंट यूनिट का हम लोग यूज क्यों करते हैं, एलएसटीएम, आरएनएन और जीआरयू में क्या डिफरेंस है, इसमें कौन कौन से गेटेड यूनिट का यूज करते हैं, गेटिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग रीसेट एंड अपडेट गेटिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। जीआरयू में जो पैरामीटर्स होते हैं या जो गेट्स होते हैं वह एलएसटीएम की तुलना में कम होते हैं, इसलिए इसका कैलकुलेशन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एलएसटीएम। और इसमें इसका यूज हम लोग स्मॉल सेट ऑफ डेटा के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रहा दोस्तों जीआरयू गेटेड रिकरिंग यूनिट के बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास वो मैंने बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से संबंधित अगर आपको और कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसको सर्च करें, उसको पढ़ें। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही था, मेन मकसद यही था कि जीआरयू क्या होता है, इसके पीछे मैथमेटिकल टर्म कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से गेटिंग मैकेनिज्म यूज होती है और किस तरीके से सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, हाइपरबोलिक टेन एक्टिवेशन फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं सीक्वेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए, इसको बताने के लिए। मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं था कि आप एकदम मैथमेटिक्स में इसको सॉल्व करें या मैथमेटिक्स में एकदम बिल्कुल खो ही जाए। इस मैथमेटिक्स क्वेश्चन के माध्यम से मैं बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहता हूँ, ताकि जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करें, अपने मॉडल को ट्रेंड करें, तो आपको ये पता रहे कि कब सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है, कब
हाइपरबोलिक टेन एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है, किस तरीके से मैट्रिक्स का यूज यहाँ पे हो रहा है, वेटेड सम क्या होता है, रिकरेंट गेट क्या होता है, रीसेट गेट क्या होता है, अपडेट गेट का यूज क्यों करते हैं, ये सभी चीजें आपको पता रहे, आप एक अंधेरे में बिल्कुल ना बैठे रहें कि जीआरयू होता है, वह जीआरयू क्या होता है, एलएसटीएम क्या होता है, आरएनएन क्या होता है, बस इनकी थ्योरी जान के आपको न संतोष करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये सीरीज चलाया हुआ है, इस वीडियो को हमने चलाया हुआ है। तो दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।